हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के लेक्चर नंबर 7 में हम 2017 का जीएस पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2011 से लेके 2016 तक के पेपर हो गए हैं। रूल हमेशा पहले की तरह ही रहेगा। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू अगर आपने लगा लिए है 2017 का पेपर, आपने उसका एनालिसिस कर लिया है, आपके क्या रॉन्ग थे क्या राइट थे, ठीक है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर लेना। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू नहीं लगाया है 2017 का तो पहले उसको लगा लो, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, चलो। और लगाना कैसे, वही सेम अप्रोच, लॉजिक, ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन। कुछ भी बोल लो आप, दिमाग, नॉलेज जो भी हो, आपको जो जिस तरीके से आप सोच सको, बट उस क्वेश्चन का आंसर लाना है किसी भी तरीके से स्टेटमेंट में से। ठीक है, तो ये 2017 का पेपर है, तो सेट ए है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ प्राइवेट मेंबर बिल is a bill presented by the member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India। ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है, राइट। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं करता, राइट। तो नॉमिनेटेड का उसमें कोई सीन ही नहीं है। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस हिस्ट्री। तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास हो जाएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है उसके बिल को फिर ये तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी पे सका आ जाएगा, राइट। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू। फिर विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को बताना है आपको। ऋग्वेदिक आर्यन कोर्ट मेल को हेलमेट यूज़ करते थे, वाइल इंडस वैली पीपल डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। हो सकता है, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यन जो थे, और ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो आए भी ऐसा बोलते हैं कि सेंट्रल, अकॉर्डिंग टू द आर्यन थ्योरी की वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो कोट वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, हेलमेट वगैरह, राइट। ऋग्वेद नो गोल्ड सिल्वर कॉपर बेस, इंदर नो ओनली कॉपर एंड आयरन। आयरन कब आया था? आयरन तो ऋग्वेदिक पीरियड के बाद आया, वैदिक पीरियड में, राइट, जब वो लोग अपर गैंगेटिक से लोअर गैंगेटिक रीजन की तरफ गए हैं, राइट। तो दूसरी तो गलत हो जाएगी। ऋग्वेद हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर इज द नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स का कोई सीन नहीं था, हॉर्स कहीं पे उतना सुना भी नहीं गया है, राइट। लेकिन ऋग्वेदिक आर्यन में वो घोड़े की बात की गई है, हर्षों की बात की गई है, राइट, और अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है, तो हॉर्स का जिक्र है, तो 1 और 3 हो जाएगा। फिर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, ठीक है, प्रायर लर्निंग स्कीम की बात की जा रही है, उसके रिकॉग्निशन की बात की जा रही है। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्क थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, प्रायर लर्निंग, हाँ ट्रेडिशनल चैनल से हो सकती है। इनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटीज़ फॉर द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसका प्रायर लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं है, रिकॉग्निशन देना है उसको। रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब टू द रूरल एंड अर्बन पुअर इन सब पब्लिक सेक्टर, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कर, रिकॉग्निशन की बात की जा रही है। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाई, देखो सेम सेंटेंस आ गई, सर्टिफाइंग द, तो इन्हीं दोनों में आंसर होगा, या तो ए में या डी में। ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो उनको नई स्किल प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको सर्टिफाई करोगे। लेकिन इसमें कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पुरानी कोई चीज़ किसी ने याद करके रखी है, उसके कोई स्किल्स है जो बहुत पुराने टाइम से उसको चली आ रही है, लेकिन उसका कोई फॉर्मल उसके पास ट्रेनिंग या एजुकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस चीज़ को, उसकी उस स्किल को करने के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ये तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सर्टिफाइड स्किल एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल से वो जो सीख के आए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट है यहाँ। फिर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यूम इंपॉर्टेंस इन द गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट? सतमंगलम टाइगर रिजर्व, ये हाँ ये हो सकता है। नलामला क्यों नहीं होगा, ये तो आंध्र प्रदेश के साइड में है, तो आंध्र प्रदेश। और वेस्टर्न घाट का कहाँ पे होता है? नीलगिरी, जहाँ पे नीलगिरी वाला पार्क है उसके आसपास ही होता है, राइट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो वो मीटिंग पॉइंट है। नगर होल ये वहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा, ये आपका कर्नाटका के पास, राइट। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपका ऊपर की शेषचलम ऊपर पड़ेगा, आपके जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। तो सतमंगलम ही एक ऐसा रीजन है जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है, यहाँ पे एक ऑप्शंस में, राइट। तो यही होगा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का आंसर, बाकी ए में भी है तो ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ? इक्वालिटी सोसाइटी में कब आएगी? जब एब्सेंस होगी प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट के एब्सेंस होंगे तो उसको हम लिबर्टी बोलते हैं। कॉम्पिटिशन, आइडियोलॉजी, कॉम्पिटिशन, एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन से इक्वालिटी का कोई लेना देनी। आइडियोलॉजी में तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी एक इंसान को प्रिविलेजेस मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा? इनइक्वालिटी आएगी, किसी को एक फेवर मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी का कोई भेदभाव नहीं, सब लोग इक्वल होंगे, तो इक्वालिटी आएगी, राइट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट यहाँ पे। फिर 6 पे आ जाओ। फिर
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक रूल की बात कर रहा है। ट्रैफिक इज एन प्योर अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। एक बॉडी का नाम आ गया, बॉडी हमेशा यूपीएससी गलत देती है, तुरंत काट दो। द मिशन ऑफ ट्रैफिक टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो हो सकता है कि ट्रेड की वजह से उनके कंजर्वेशन नेचर की वजह पे कोई थ्रेट ना हो, और नाम भी इसका है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। तो हो सकता है सेकेंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट। फिर कौन सा प्रिंसिपल है जो DPSP में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, हाँ। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ये तो सीधा सीधा लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ। फिर अगले पे आ जाओ। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। राइट्स आर अ क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, गलत। राइट किसके लिए होते हैं? सिटीजन के लिए होते हैं। राइट आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, तो ये भी गलत। प्रिविलेजेस नहीं होते राइट। राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, तो हाँ ये हो सकती है दोनों। देखो ए वाली और सी वाली, ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा ए और सी में से होगा। राइट आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, तो फ्यू सिटीजन्स ये तो नहीं होगा, प्रिविलेजेस तो होते ही नहीं है। ऑप्शन सी, तो ए गलत हो गया, तो ऑप्शन सी विल द करेक्ट आंसर यहाँ पे। राइट आर क्लेम ऑफ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए। किसके अगेंस्ट में? स्टेट की टायरेनी के अगेंस्ट में। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर की बात आ रही है यहाँ पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ह्यूमन राइट काउंसिल, UN वुमेन वर्ल्ड, तो ऐसी जो भी होती है ना मोस्टली रिपोर्ट्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये सारी ऐसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको दिख रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे और थोड़ा ऐसा लग रहा है सोशल नेचर पे है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आप जा सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2017? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एवरी सिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं इनटू स्मार्ट सिटीज़ इन अ डिकेड। हर एक सिटी को स्मार्ट सिटी में एक डिकेड 10 साल में आप हर एक सिटी को स्मार्ट सिटी बना दोगे, ये तो बहुत वो हो जाएगी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और एक्सट्रीम टारगेट भी है ये, तो पहला तो गलत। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम फेस बाई आवर कंट्री, ठीक है। मेनी प्रॉब्लम बात कर रहा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व कर सकती है, तो करेक्ट जनरल सी स्टेटमेंट है। इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। अभी भी यार इतनी सारी मतलब वो होने के बाद भी, क्या नाम है, डिजिटल UPI होने के बाद भी लाइक अभी भी कितनी ट्रांजेक्शन जो कैश में होती है, और ये कह रहा है कि ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कम्प्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो पहली तीसरी गलत, टू ओनली विल बी द आंसर। फिर विद रेफरेंस द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहा है, डिसाइड करता है RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, हाँ ठीक है। 12 मेंबर बॉडी, 12 नहीं 6 मेंबर बॉडी होती है ये तो, और वैसे भी नंबर दे रखा, फैक्ट दे रखा, तुरंत गलत कर दो। फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, कमेटी है। कमेटी का मैंने क्या बताया है, कोई भी अगर कमेटी होगी, कमेटी को हमेशा ब्यूरोक्रेट हेड करता है, कोई मिनिस्टर नहीं करता। जहाँ पे काउंसिल वर्ड आएगा, काउंसिल को हमेशा मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है, पॉलिटिकल हेड। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? वन ओनली। फिर मणिपुरी कीर्तन, मणिपुरी संकीर्तन, सॉन्ग डांस एंड परफॉर्मेंस, हाँ हो सकता है। सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यार ओनली म्यूजिकल क्या पता कोई और भी करता हो। दूसरी स्टेटमेंट बहुत वो है रिजिड, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ परफॉर्म टू नेरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो कृष्णा जी के लिए कीर्तन हो सकते हैं, संकीर्तन है राइट, तो कीर्तन हो सकता है मणिपुर। और मणिपुर के साइड, उधर साइड आसाम वगैरह साइड तो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने भी किया था, बहुत फैलाया था बंगाल वाली साइड में, तो हो सकता है 1 और 3 विल बी द करेक्ट राइट, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। और 2 पेयर बोल सकते हो। Who among the following were associated with the introduction of रैयतवाड़ी settlement during the British rule? कॉर्नवालिस नहीं था, कॉर्नवालिस किसके साथ था? परमानेंट सेटलमेंट, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, ये दोनों बचे, तो ऑप्शन 2 और 3 विल बी द करेक्ट हेयर राइट। बाकी अगर वैसे आ जाए तो ओनली 2 पेयर, एक आपको पता है गलत है, बाकी 2 में आपको लगाना होगा, तो 50-50 का आपको यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा फिर कि 50-50 में आप ओनली 1 पेयर मार्क करूँ मैं या ओनली 2 पेयर मार्क करूँ। थोड़ा सा अगर डिटेल में स्पेक्ट्रम पड़ी होगी तो ये पता लग जाएगा कि थॉमस मुनरो ने किया था राइट, फिर अलेक्जेंडर रीड ने भी उनका साथ दिया था, तो 2 और 3 हो जाता है यहाँ पे। फिर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रिमीडिएशन टेक्निक, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर, तो हाँ जनरल सी स्टेटमेंट हो सकता है पहला सही। एनी कंटेनमेंट विथ हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लीड
कैन बी रीडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरिमिडिएशन यूजिंग माइक्रो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तुरंत काट दो। लिखा है कम्प्लीटली ट्रीटेड, क्या पता थोड़ा सा रह जाए या कम्प्लीटली ट्रीट नहीं हो जाए। और कह रहा है एनी कंटेनमेंट विथ हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स की भी बात कर रहा है, क्या पता नहीं कर पाए। जेनेटिक ऑर्गेन इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर बायोरिमिडिएशन, तो हो सकता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जो सिर्फ बायोरिमिडिएशन करे, तो हो सकता है फर्स्ट एंड 3 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर ट्रेड डिस्प्यूट की बात कर रहा है, ट्रेड और डिस्प्यूट, तो पता नहीं, हो सकता आगे पढ़ते हैं। आर्बिट्री पावर टू द मैनेजमेंट टू द क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कह रहा है आर्बिट्री पावर दे दी थी मैनेजमेंट को टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि मैनेजमेंट की फेवर में ये, तो और ये एक्ट लाया गया था ट्रेड डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, तो हो सकता है बीच की बात करे कोई स्टेटमेंट ना। एंड इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ब्रिटिश कोर्ट मतलब लंदन में वो बैठी और इंडिया के किसी शहर में एक ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए ब्रिटिश कोर्ट आएगी, यार ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, तीसरी भी गलत। एंड सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक, तो ये हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया हो कि लेबर अब से स्ट्राइक नहीं कर सकते, स्ट्राइक पे बैन लगा दिया गया और एक ट्रिब्यूनल लेके आया गया कि जो ट्रेड डिस्प्यूट जो भी होंगे वो ट्रिब्यूनल्स में अब जाएंगे, राइट। तो तीसरा वाला विल बी मोर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सबसे जो अच्छा यहाँ पे लग रहा है, तो डी विल बी द आंसर यहाँ पे। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज ऑफ फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी सीधी सीधी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एक क्वेश्चन पहले आया था कि पीआरआई जो होते पंचायत जो है, पंचायत किन किन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं या फिर उनके क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे, तो उसमें एक था ना ऑप्शन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऐसे करके, तो उसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे था। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और सेम ही टॉपिक है, सेम ही चीज़ पूछा है, बस पंचायत को यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिख दिया है। वो आई थिंक 2015 या 16 का था। फिर विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, ये दोनों पे नहीं देता यार। डीपीएसपी तो एक मोरल गाइडलाइंस है ना, मोरल गाइडलाइंस है, वो किसी पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालती ना लेजिस्लेटिव पे ना एग्जीक्यूटिव पे, तो नाइदर 1 नाइदर 2। ये आपके कॉन्सेप्चुअल चेक करने के लिए, कुछ लोग को ऐसे लगा होगा तुरंत वो उन्होंने लेजिस्लेटिव फंक्शन पे लगा दिया होगा कि नहीं लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मोरल लॉ है वो स्टेट के ऊपर है, वो चाहे तो फॉलो कर सकता है और ना चाहे तो नहीं भी फॉलो कर सकता है, राइट। फिर आ जाते हैं 18, सिंगल डिजिटल मार्केट स्ट्रेटजी, एक डिजिटल और सिंगल मार्केट की बात कर रहा है, स्ट्रेटजी कौन लेके आए, आसियान, ब्रिक्स, EU, G20। सिंगल मार्केट, इन चारों में से सबसे सिंगल मार्केट कौन सी, EU, राइट, एक ही है पूरा यूरोपियन यूनियन, उसमें इतनी सारी कंट्री, लेकिन उनकी सिंगल मार्केट डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, तो हो सकता है EU। और ऑप्शन में कभी भी आएगा EU के, आपको ऑप्शन में EU दिख रहा है, ये देख लेना, EU से हर साल एक UPSC क्वेश्चन पूछती है, तो UPSC का थीम है कि EU, ठीक है। तो EU से क्वेश्चन आते हैं, तो EU का जैसे ट्रेड स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पैक्ट हो गया, ट्रेड एंड नेगोशिएशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे EU से UPSC ने, तो अगर ऑप्शन में आपको EU दिख रहा है तो आप EU को मार्क के आना, ठीक है, विल बी द करेक्ट। फिर at one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find the sea water recede from the shoreline few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea sulfur when the floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at भावनगर, भीमुनीपट्टनम, चांदीपुर, नागपट्टनम। इन तीनों में से कुछ नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे आपने चांदीपुर सुना हुआ है। कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था चांदीपुर ऑन सी का नाम के, चांदीपुर ऑन सी, राइट। अगर उन लोगों ने जिस उस टॉपिक को अगर पढ़ा होता ना, तो वो टॉपिक से ही ये क्वेश्चन बना है। तो देख लो ये PYQ का कितना रिलेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा चांदीपुर। अगर आपने उस दिन पढ़ा होता और आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको ये पता होता चांदीपुर PYQ और UPSC PYQ रिपीट करती है, तो अगर आपको यहाँ से पता होता तो आपने चांदीपुर पे भी मार्क करके आए होते, आपका ये आंसर सही हो जाता। ये 2015 या 14 में आया हुआ था चांदीपुर वाला क्वेश्चन, राइट। उसमें लेकिन चांदीपुर आंसर नहीं था, उसमें था कौन सा था, हाँ वो वाला था कि 2 रिवर्स हैं और वो जा कर के कहीं पे मीट करती हैं, एक उड़ीसा से निकलती है, एक झारखंड से निकलती है या छत्तीसगढ़ से कुछ था उसमें, राइट। और वो दोनों जाके थोड़ी दूर पे जा कर के मिलती हैं और एक डेल्टा टाइप का ऐसा कुछ बनाती हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था, राइट, चांदीपुर। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20, विथ रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1998 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेशन बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, ठीक है।
A property transaction not treated as a बेनामी if the owner of the property is not aware of the transaction. अगर ओनर नॉट अवेयर है फिर तो वो बेनामी हुई ना, राइट। आप ये समझो, अगर बेनामी कब होगी, जब ओनर को बिना बताए उसकी प्रॉपर्टी को बेच ही दिया जाएगा, राइट। जो ओनर, उसको पता ही नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी कब बिकी, और यहाँ लिखा है नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजेक्शन द ओनर इज़ नॉट अवेयर। ओनर नॉट अवेयर है भाई, तो उसको तो ट्रीट किया जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत। प्रॉपर्टी हेड बाय बायनमी आर लाइबल फॉर द कॉन्स्पिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो हाँ हो सकता है गवर्नमेंट उसको कॉन्स्पिकेट कर सकती है, बिल्कुल। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये 3 अगर अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अपीलेट मैकेनिज्म के लिए क्यों नहीं, क्या पता प्रोवाइड किया हो, राइट। और डज नॉट प्रोवाइड लिखा हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मोस्टली ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। फिर ड्यू टू द सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, हाँ हो सकता है एडवर्सली अफेक्ट हो। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट, ये तो गलत हो जाएगा। ड्रास्टिक इंक्रीज लिखा और फंगल क्या पता नहीं हो, ड्रास्टिक इंक्रीज ना हल्का फुल्का हो। इट कुड लीड टू द फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प स्पाइडर एंड बर्ड्स, तो हो सकता है इट कुड लीड टू अ फॉल, कोई ऐसा लिखा नहीं है ड्रास्टिकली फॉल या फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज लिखा होता तो मे भी गलत हो जाता, लेकिन यहाँ इट कुड लीड टू अ फॉल, तो जनरल सी स्टेटमेंट है, राइट। पहली और तीसरी हो गया। फिर 22 इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल ओनली इन सीज ओनली नॉट ऑन लैंड कॉन्टिनेंट, ये भी गलत। क्या पता कहीं पे किसी का बहुत बड़ा तालाब है यार, उसमें ही वो एल्गी बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग इन द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड, तो हाँ हो सकता है अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए, अच्छा एक्सपर्टीज़ चाहिए आपको एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बनाने के लिए। फिर इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट सेटिंग ऑफ अ लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ मे कॉज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न, हाँ हो सकता है, दोनों जनरल स्टेटमेंट है, दोनों अच्छी चीज़ बात करें पॉजिटिव में कि मे कंसर्न, तो हो सकता है हाँ 2 and 3 विल बी द करेक्ट हेयर। फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन to create awareness relating to the malnutrition among pregnant women and lactating mothers, to reduce the incidence of anemia among the young children, adolescent girls and women, to promote consumption of millets, coarse cereal and unpolished diet। यहाँ प्रमोशन की बात, to promote the consumption of poultry eggs, तो पोल्ट्री एग्स अब एक को क्यों करेगी, एक तो मान लो कुछ लोग नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं प्योर, वो कहेंगे हमने एग नहीं खाते, तो उनके लिए सरकार ऐसी चीज़ क्यों प्रमोट करेगी, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लिखा है, तो मेल न्यूट्रिशन आ सकता है, हाँ पहला आ जाएगा। इंसिडेंस ऑफ अनीमिया भी न्यूट्रिशन के लिए वजह से होता है, न्यूट्रिशन की कमी से, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और तीसरे चौथे में दोनों में प्रमोशन की बात कर रहा है कि कंजम्पशन ऑफ मिलेट, कोर्स सेरेल्स एंड अनपॉलिश्ड राइट, प्रमोशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एग, एक तो सीधे सीधे आप काट दो। अब आपके पास बच गए 3 ऑप्शन, 3 में से आपको देखना पड़ेगा, और तीसरा भी इसमें गलत हो सकता है। देखो 2 तो आपके सीधे सीधे करेक्ट होंगे, तो यहाँ पे आपको ओनली 2 पेयर और 3 पेयर में एक चूज़ करना पड़ेगा जो आपको लगे, ठीक है। और मैं होता तो मैं तो सीधे यहाँ पे 2 पेयर ही चूज़ करता, तीसरा वाला भी मुझे गलत लग रहा है कि प्रमोट द गवर्नमेंट प्रमोट क्यों करेगी कंजम्पशन ऑफ मिलेट, कोर्स सेरेल अनपॉलिश्ड राइट, उसको देना होगा तो वो दे देगी, लेकिन उसकी प्रमोशन करने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर में तो नहीं लग रहा मुझे। पहली 2 चीज़ें लग रहा है कि हाँ ठीक है, अवेयरनेस करनी है, रिड्यूस करना है, एक टारगेट रखा हुआ है, राइट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी मोर करेक्ट हेयर, ठीक है, 1 and 2। फिर द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages and of the industrial worker and to allow the workers to form the trade unions। ट्रेड यूनियन अगर यहाँ पे फॉर्म हो जाती है तो अभी जो एक्ट आया था, जो क्वेश्चन आया था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट वाला 1918 वाला, और यहाँ पे 1881 लिखा है, क्या पता 1991 का एक्ट हो, एक फैक्ट दे रखा। और फिक्स द वेजेस थोड़ी ना फिक्स कर दी थी, टाइम वो उन्होंने टाइम फिक्स किया था आई थिंक जहाँ तक, राइट। और एन.एम. लोखंडे वॉज अ पीनियर इन द ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया, तो हाँ ये वाली स्टेटमेंट दूसरी वाली सही हो जाएगी। एन.एम. लोखंडे का बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज मिल जाती, तो यहाँ से आप कर सकते थे। तो दूसरी गलत हो, पहली गलत होगी, दूसरी सही होगी, तो 2 ओनली आंसर आ जाएगा इसमें आपका। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेशन द इम्पीडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। पोटेंशियल साइट्स के बारे में अबेंडन एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम, तो हाँ हो सकता है अबेंडन है और अनइकोनॉमिक है कोल सीम, तो उसमें डाल के भर के रख सकते हैं। डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्व, तो डिप्लीटेड ख़त्म हो चुके हैं, इसमें डाल के रख दो, कोई दिक्कत नहीं।
सबटेरियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, तो इसमें भी हो सकता है सबटेरियन या डीप सलाइन फॉर्मेशन से वहाँ कोई आता जाता नहीं, कुछ काम का नहीं, भर के रख दो। 1 2 3 तीनों हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ द 1927 वॉज टू डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है मान लिया। डिफाइन द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ पावर ऑफ स्टेट के लिए यार 1927 में ऐसी कोई कमेटी तो सुनी नहीं। 1927 में क्या साइमन कमीशन आया था, उसके रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके पहले 3-4 कमेटी बैठी थी, ये हो गई लिथिनगो हो गई और आई थिंक एचिंसन कमेटी, ऐसी ही 3-4 थी। सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, उस टाइम प्रेस पे सेंसरशिप की ऐसी तो कोई बात चल नहीं रही थी कि उसके लिए बिठाया जाए बटलर कमेटी। इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, तो ये हो सकता है। और बटलर कमेटी आई थिंक ए या डी, इन दोनों में से एक थी और मोस्ट प्रॉब्ली डी में थी। तो यहाँ पे अब आपको 50-50 में से रिस्क लेना पड़ेगा। दोनों ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडियन स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, राइट। तो दोनों एक जैसी स्टेटमेंट है, थोड़ी सी डिफरेंस है। और यहाँ पे इम्प्रूविंग द रिलेशन की बात कर रहा है और यहाँ जुरिडिक्शन डिफाइन करने की बात कर रहा है। और आई थिंक जहाँ तक बात है जुरिडिक्शन तो 1999 में डिफाइन कर दी गई थी, राइट, उसके एक्ट के थ्रू। तो मोस्ट प्रॉब्ली डी वाला आंसर विल बी द मोर करेक्ट, ठीक है यहाँ पे। और देखोगे PYQ तो इस वाले ये वाली जो स्टेटमेंट लगी हुई है, इससे भी एक पहले भी UPSC के क्वेश्चंस आ चुके हैं 2014 या 15 में आई थिंक। फिर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किस चीज़ में होना चाहिए? डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरेन टीवी चैनल्स इन फॉरेन टीवी चैनल्स में आपका डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या होगा कि भाई अब हमारे यहाँ पे सास बहू की सीरियल होनी चाहिए कि उसमें 2 टाइम क्या नाम है कुछ हिंदी का चैनल आना चाहिए, ये तो यार थोड़ी नॉनसेंस वाली बात लग रही है। एक्सपोर्टिंग फूड आवर प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज़, एक्सपोर्टिंग आवर फूड प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ये होना है डोमेस्टिक कंटेंट की हमारे यहाँ की मछली होनी चाहिए कि हमारा उसमें तो एक्सपोर्ट हो रहा है यार, गवर्नमेंट रिड्यूस तो ना करेगी, एक्सपोर्ट है, ऐसा तो कुछ मना नहीं करेगी। परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेटअप देयर कैंपस इन आवर कंट्री, कोई फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे सेटअप कर रहा है, लेकिन उसमें हमारी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट चाहिए कि भाई आपके जो सिलेबस होगा उसमें हमारे इतने होने चाहिए या टीचर हमारे होना चाहिए, स्टाफ इतना होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा वैसा ही लग रहा है कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कौन सी लग रही? ए वाली लग रही है, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, कि अगर आप सोलर पावर प्रोडक्शन कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें आपके जो सोलर पैनल्स होंगे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने चाहिए कि आपका यहाँ पे उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या? ऑप्शन ए, ठीक है। फिर देखो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट पीरियोडिकली हेल्ड होते हैं अंदर किसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एक बॉडी का नाम आ गया यूनाइटेड नेशन, कोई रिलेशन नहीं। UPSC यूनाइटेड नेशन का नाम लेके बहुत गलत बनाती है। इंटरनेशनल पैनल फिजिबिलिटी इज़ एन ऑर्गन ऑफ IAEA, तो ये भी गलत हो जाएगा, एन ऑर्गन लिखा हुआ है और ये किसी का ऑर्गन नहीं होती, ऐसी स्टेटमेंट से भी UPSC बनाती है मोस्टली। नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा, जहाँ भी बॉडी आ जाए, 2 बॉडी आ जाए ना कि अगर UPSC बोल रही है ये इसके अंडर में काम करता है, ये इस चीज़ के लिए काम करता है, तो आप समझ लो डायरेक्टली UPSC ने मतलब गलत कर रखा है बॉडी में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन? रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली रेसिडेंट ऑफ पर्सन एज फ्रॉम 21 to 55। ये कौन से 18 साल वाले नहीं कर सकते? ये कौन सी बात है? जॉब तो वो भी कर रहे होंगे। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है मान लिया। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फॉर ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर 1 अप्रैल 2004, तो हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन सेम जैसे हैं। सी वाले में कह रहा है सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और ए वाला कह रहा है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म फोर्सेज। क्या पता और ऐसा हो स्टेटमेंट की ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूडिंग आर्म फोर्सेज। क्या आर्म फोर्सेज क्योंकि अलग से रूल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, तो क्या पता है आर्म फोर्सेस को नहीं लेता हूँ, यहाँ पे इन्होंने इंक्लूडिंग डाल दिया इसको गलत बनाने के लिए, तो ये गलत हो सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द मोर करेक्ट यहाँ पे जो सिचुएशन के हिसाब से, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विथ रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। अब देखो यार ब्रह्मपुत्रा तो बहुत पहले से आती है, तिब्बत से निकल करके फिर घूमते फिर वो पूरा रूट, तो तीस्ता तो यार मतलब सिक्किम से अगर आ रही है तो सिक्किम के ऊपर ही जस्ट होगा, तो ये तो स्टेटमेंट बनाई हुई लग रही है सीधा। रिवर रंगीत ओरिजिनेटेड सिक्किम एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ
रिवर तीस्ता तो हो सकता है। रिवर तीस्ता फ्लोज इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये भी हो सकता है अगर सिक्किम से निकल रही है तो मे बी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो सके, तो यहाँ पे 2-3 पे आप लगा सकते हो, बाकी 2 पे लगा जा सकते हो आप, राइट। तो आपको यहाँ पे ओनली 1 पेयर और 2 पेयर में आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर तो इसका सिर्फ ओनली 2 होगा, क्योंकि ये रिवर तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडिया के बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं जाती है, राइट, वो पहले ही मिल जाती है। तो इसके लिए अब आपको पास अगर ये नॉलेज होती थोड़ी सी तो आप कर लेते, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आएगा। 50-50 में आप आ सकते हो कि 2 और 2 एंड 3 में, फिर यहाँ पे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या लगाऊँ मैं। फिर 31 पे, इन द ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो डेट डेंगू। हाँ, तो डेंगू हो जाता है, एडिस इजिप्टी दोनों करता है, जीका वायरस भी वही करता है और ये भी वही करता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इस डिजीज़ इज़ पॉसिबल, तो हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, क्या पता किसी एक इंसान को भी दे, तो पॉसिबिलिटी है तो है, बोथ 1 and 2। फिर 32 पे, द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ मैंडेटरी फॉर अल्टर ऑटोमेटिव टायर एंड ट्यूब, तो हो सकता है हाँ। फिर एग मार्क क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्क इज़ अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया में कोई चीज़ है, कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी है, तो उसके लिए अब FAO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आके तो नहीं, और जहाँ पे भी ऐसी बॉडी आ जाए ना तो तुरंत रॉन्ग कर दिया करो, क्योंकि UPSC मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत देती है ऐसी बॉडी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली 1। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ठीक है। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, हाँ ठीक है। प्रोवाइड द फार्मर्स एक्सेस टू द नेशन वाइड मार्केट विद द प्राइसेस कॉमनसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, तो हाँ ये भी ठीक है। तो 1 and 2 बोथ विल बी द करेक्ट, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फार्मर के बेनिफिट के लिए बात कर रही हैं, और नाम से भी मिलता जुलता है कि एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तो हो सकता है। विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसीडर इट रीट्रेट द इंडियाज कमिटमेंट, जो दोहा डेवलपमेंट एजेंट था, दोहा और ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो ट्रिप्स RIPS इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ से आपका मिल रहा है, राइट, तो हो जाएगा ट्रिप्स एग्रीमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इस नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, हाँ तो DPIP है, सिंपल सी बात है DPIP। इसके क्वेश्चंस आगे भी बहुत ज़्यादा बने हैं, अगर आपने PI कुछ सॉल्व किए तो ये आपको पता होता, राइट। 1 and 2 बोथ विल बी करेक्ट हेयर। फिर 35 अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर प्रोविजन बाय द लॉ, घड़ियाल, हाँ हो सकता है। लिमिटेड इंडियन वाइल्ड लाइफ, कितनी बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है PYQ में, इंडेंजर्ड होगा, तो हो सकता है। वाइल्ड बफेलो, नाम में ही वाइल्ड है, वाइल्ड वाले जितने एनिमल होते हैं उनको प्रोटेक्शन पूरी देती है सरकार, राइट, तो 1 2 3 इसमें तीनों हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है? लेजिस्लेटिव प्रोस आर ट्रू ऑफ, अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं देगा, दे आर को रिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज़, तो लीगल ड्यूटीज़ अलग हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग हैं, देर को रिलेशन नहीं है उनमें, राइट, तो इट विल बी द नाइदर 1 नाइदर 2। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं 97, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, हाँ ये तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। फिर गजुलू लक्ष्मी नारुसु शेट्टी, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, ये मुझे पता नहीं, तो रॉन्ग भी हो सकता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के, तो हाँ हो सकता है। तो आपको 2 पता है, एक का आपको पता नहीं, सुना नहीं आपने, तो यहाँ पे आपको ओनली 2 पेयर और ओनली 3 पेयर में रिस्क लेना पड़ेगा इन 2 ऑप्शंस में कि 50-50 आपको मार्क के आना चाहिए। बाकी ये पता नहीं तो क्या पता गलत भी हो सकता है, तो दूसरे को मैं तो सीधे काट दूंगा, जो पता है शॉर्ट उस पर जाना चाहिए, तो 1 and 3 विल बी द मोर करेक्ट, ठीक है। और बाकी फैक्चुअल है, और फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा लॉजिक भी आप कम लगा सकते हो, राइट, क्योंकि इतना लॉजिक सेंस बनता नहीं है। स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन होते तो उसमें आप लॉजिक लगा सकते हो, थोड़ा सेंस लगा सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि एम्बॉडीड नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ऑप्शन बी विल द करेक्ट हेयर। फिर विथ रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री, तो हाँ हो सकता है। इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी काउंसिल है, तो क्वालिटी इंडस्ट्री रेगुलेट करती है। चेयरमैन ऑफ द QC अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है इसके लिए। अब ये थोड़ी सी फैक्चुअल है, अगर आपने पढ़ा होता
तो आप कर लेते। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन मोस्टली लोग रॉन्ग करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। तो ये थोड़ी स्टेटमेंट दूसरी वाली जो है रॉन्ग लगती है। अगर मुझे भी एग्जामिनेशन पे डायरेक्ट मिल, मुझे थोड़ी सी नॉलेज है इसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ। बाकी वैसे तो एग्ज़ाम में अगर मुझे होता टोटली लॉजिक से तो मैं इसमें सिर्फ ओनली 1 या फिर नीदर 1 नीदर 2 मार्क के आता। मोस्टली दोनों स्टेटमेंट गलत लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ बता दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा याद कर लेना कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्योंकि 40 स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या है इंडिया में रोल, सप्लाई करना, क्रिएट स्मॉल बिजनेस को सप्लाई करना, स्मॉल एंड मार्जिनल फॉर्मल को क्रिएट। ठीक है, ये इंकरेज करना यंग एंटरप्रेन्योर को सेटअप करे बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में पर्टिकुलर सेटअप करने की इंकरेज क्यों करेंगे? उनका मन भाई वो रूरल करे, अर्बन करे, जहाँ करें वो तो आपका काम है क्या, क्रेडिट सप्लाई करना आपका, आप बैंक हो राइट, तो उसके लिए इंकरेज करना ऐसा तो कुछ नहीं है। और रूरल एरिया में क्यों कराएगी भाई, वो वहाँ करेगी जहाँ उसको सूटेबिलिटी हो राइट। तो 1 and 2 विल बी द मोर करेक्ट। फिर एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में है। फर्स्ट APMCHUD वाज हेल्ड इन इंडिया 2006। थीम थी उसकी इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स, पॉलिसी रिस्पॉन्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो कितने सारे फैक्ट दे रखे हैं। इंडिया में हुई थी 2006 में हुई थी। थीम कुछ भी गलत हो सकता है। इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप ADB, APC, आसियान की 4 बॉडी दे रखी, ये भी गलत हो सकता है। नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों में इतने सारे फैक्ट हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इंटू इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने का ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो एग्जीक्यूटिव का भी होता है, लेजिस्लेटिव जुडिशरी का भी रोल है डेमोक्रेसी में। तो सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, ठीक है। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर से यार, वो तो डेमोक्रेसी का है, वो जो मोनार्ची सिस्टम है वहाँ भी होता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में भी है। अब A और C आ गया। A और C में सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन और द इंटेलेक्चुअल ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो A और C में यहाँ पे आपको 50-50 में चूज़ करना पड़ेगा कि क्या आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा इसमें सबसे ब्रॉड ऑप्शन पे जाओ, जो सबसे ब्रॉड लगे। ठीक है, तो ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी C वाली है, तो C वाली विल बी द मोर करेक्ट हेयर। ओके, तो C विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। फिर 43 पे आ जाओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द UPI? मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी, गलत। FDI इनफुल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ये भी गलत। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द पुअर विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो ज़रूरी नहीं है ना कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो आप सब्सिडी, वो इफेक्टिव ही हो, वो तो उसके खर्च के ऊपर है राइट। तो आप इसकी और कह रहे हो विल बिकम वेरी इफेक्टिव, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। विल बिकम मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो ये ठीक है कि वॉलेट की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप बैंक टू बैंक जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगी राइट। तो UPI डायरेक्ट बैंक टू बैंक हो जाएगी। फिर द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड। अब ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, 2022 या 23 में आया हुआ है राइट। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कि क्या था, सिंगुलैरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई। ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, हाँ हो सकता है। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स नहीं। यहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी दी हुई है, सिंगुलैरिटी दिया हुआ है। प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये भी गलत हो जाएगा। ओरिजिन एवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। वैसे भी A में है, तो A में मैंने बताया कि A में अगर आपको ऑप्शन मिलता है A या D में और लग रहा है कि अच्छा ये ठीक करेक्ट हो सकता है, तो वही होगा। With reference to agriculture, India can technique of genome sequencing of the in the news which come the immediate future. Genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistant, drought and tolerance in various cropland, हो सकता है। This technique help in reducing the time required to develop new varieties of cropland, हो सकता है। It can be used to decipher the host pathogen relationship in crops, तो ये भी हो सकता है। 1 2 3 all will be the correct। राइट, तीनों जनरल स्टेटमेंट है, तीनों पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हैं, कोई रिजिड या ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है इसमें। फिर द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली नहीं, एक साथ काम करते हैं। प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ये नहीं, ये तो उसमें होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, हाँ ये होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, ये भी नहीं है, चेंज किया जा सकता है राइट। फिर आ जाओ 49। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज़? राइट आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, हाँ हो सकता है। राइट आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। राइट नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट, ये कौन सी बात हो गई? राइट नॉट ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं।
फिर ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ये कौन सी बात है, राइट्स तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो सबसे जनरल और अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी, ए वाली, ऑप्शन ए में भी है तो इसलिए और करेक्ट लगेगी, राइट आर को रिलेटिव विद द ड्यूटीज़। फिर द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कह रहा है प्रियम्बल में फंडामेंटल डीपीएस की फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बाद में ऐड की गई, सीधी सीधी आ जाता, तो फंडामेंटल राइट्स में मेकर का माइंड नहीं है। डीपीएस में मोरल रॉ है। प्रियम्बल ये कैसा है जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं और जो विच इज रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन वे विल बी द करेक्ट हेयर। फिर इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम द कोहिमा टू कोट्टयम, व्हाट विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। कोहिमा आ जाएगा नागालैंड से आप निकलोगे आसाम पहुंचोगे, ठीक है। आसाम के बाद आप थोड़ा वेस्ट बंगाल हो गए, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा से आंध्रा से तमिलनाडु से केरला। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। तो ये हो गए 7 स्टेट्स, आपके 7 आंसर आ जाएगा इसमें। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करती कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, हाँ। क्वेश्चन आवर, हाँ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हाँ। तो ऑल 3 1 2 3 विल बी द करेक्ट हेयर, ओके।